और दोस्तों आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन और इस वीडियो में हम जानेंगे हेटेरोसेडास्टिसिटी के बारे में और इसकी डेफिनेशन से लेके हम सभी इसके डिटेक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी इसके पूरी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। आपको वीडियोस ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगी जो भी नई वीडियो आएंगी। हेटेरोसेडास्टिसिटी क्या होता है इसके बारे में हम पता लगा लेते हैं। और एक होता है होमोसेडास्टिसिटी। दोनों अलग अलग टर्म हैं लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है, बस चीज़ एक ही है। बस अब आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार समझिए हेटेरोसेडास्टिसिटी क्या होता है। तो मान लीजिए एक कोई चीज़ है, अगर आप उसको बढ़ाते हैं, अगर आप उसको बढ़ाते हैं और वो साथ में वो भी बढ़ने लगे, दूसरी चीज़ भी बढ़ने लगे, है ना, तो दोनों का इम्पैक्ट जो है क्या हो रहा है, सिमिलर मतलब एक तरीके से कोरिलेट हैं एक दूसरे पे, कि कोई चीज़ एक वैल्यू बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से उनके जो वेरिएंसेस हैं वो हमें सेम नहीं मिलते हैं, क्योंकि आ ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो दूसरी वैल्यू बढ़ रही है तो सिमिलरली दूसरी चीज़ भी बढ़ती जा रही है उसी के साथ। तो हमें कभी ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी जब इनके वेरिएंसेस सेम हों। और अगर दूसरी भाषा में ग्राफ के तरीके से हम समझें इसको, तो ग्राफ से कैसा समझेंगे, देखिए समझे से मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है और इसमें हम इनकम और सेविंग्स के बारे में हम इसमें ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकम और सेविंग्स में बता रहे हैं और इनके बीच की डेंसिटी, है ना। तो इनकम, सेविंग्स और डेंसिटी में यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, या सॉरी बढ़ती नहीं जा रही, हमारी इनकम कांस्टेंट रहती है एक तरीके से। जितनी इनका हमारी इनकम है उतनी ही हमारी इनकम आगे भी चल के रहती है। तो हमें हमारी सेविंग्स में, हमारी सेविंग्स मान लेते हैं, तो ये हमारी सेविंग्स में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। हमारी जितनी इनकम रहेगी उतनी हमारी सेविंग्स चलती जाएगी चलती जाएगी। और इस तरीके से मतलब हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारी इनकम कांस्टेंट रहती है तो हमारी सेविंग्स भी कांस्टेंट रहती हैं, है ना। तो ये तो हो गया हमारा होमोसेडास्टिसिटी का टर्म, है ना। होमोसेडास्टिसिटी इतना बड़ा वर्ड है। अब दूसरा एक और चीज़ है हेटेरोसेडास्टिसिटी, है ना। हेटेरोसेडास्टिसिटी में थोड़ा सा डिफरेंट है, वही इनकम है यहाँ पे, वही डेंसिटी है, वही यहाँ पे हमारी क्या था, सेविंग्स, है ना। तो अब इसमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी जो है इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ती जा रही है ना। तो बढ़ती हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ेगी, और सेविंग्स बढ़ेगी तो इसमें ग्राफ में अंतर आएगा, यानी कि हमारे ग्राफ्स में क्या आएगा, अंतर आएगा। तो इनके जो वेरिएंसेस हैं, ये वेरिएंसेस के लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे। इनके वेरिएंसेस में जो है अंतर दिखेगा आपको, एक जैसे सेम नहीं दिखेंगे आपको, यानी कि कोई छोटा कोई बड़ा आपको ऐसा दिखाई देगा। बस ये पर्पज़ है कि जब हम कोई दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाएं, जैसे कि इनकम और सेविंग्स के बीच में हम ग्राफ बनाएं और उनके वेरिएंसेस में अंतर दिखाई दे, तो हमारा ये क्या होगा, हेटेरोसेडास्टिसिटी। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो होमोसेडास्टिसिटी था, जिसमें हमें उनके वेरिएंसेस में कोई अंतर देखने को नहीं मिला था। तो आपको थोड़ा सा समझ में आइडिया आ गया होगा कि क्या हेटेरोसेडास्टिसिटी होती है और क्या होमोसेडास्टिसिटी होती है ना। तो क्लियर है आपको। अब देखिए मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं, जिसमें द वेरिएंस ऑफ ईच डिस्टर्बेंस टर्म यू आई
conditional on the chosen values of the explanatory variable is some constant number equal to sigma square. This is the assumption of homoscedasticity or equal spread, that is equal variance. Symbolically हम इसको कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, यू आई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, मतलब मैंने डेफिनेशन आपने अगर नोट करी हो तो डेफिनेशन मैंने ये बोला कि जो वेरिएंसेस हैं ईच टर्म ऑफ यू आई यहाँ पे एरर टर्म है, डिस्टरबेंस टर्म भी कहते हैं इसको। डिस्टरबेंस टर्म का वेरिएंस हमें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के कंडीशनली एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो हमें कांस्टेंट नज़र आता है इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया होगा कि हमें हमेशा सिग्मा स्क्वायर जो है इक्वल मिलता है। दूसरा, अगर हेट्रोसेडेस्टिसिटी की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल इसका अपोजिट है, तो हम इसको कंट्रास्टली बोलेंगे। कंट्रास्ट conditional variance of yi increases as x increases, yi increases as x increases. Here the variances of yi are not same, hence there is heteroscedasticity. तो इसमें सिम्बॉलिकली जब हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, यहाँ पे आई स्क्वायर जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर था केवल, यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है आई की जगह, यानी कि हर टर्म का वेरिएंस डिफरेंट है। इतना क्लियर हुआ आपको? अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप बताएं कमेंट में, फिर से वीडियो बनाएंगे हम। There are several reasons why the variables of ui may be variable, some of which are as follows. देखिए यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, इन रीजन से आप और ज़्यादा समझ पाएंगे कि क्यों हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट वेरिएंसेस देते हैं हमें, यानी कि हमारा जो वेरिएंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हमें क्यों मिलता है कंडीशंस में। इसको आप और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, एग्जांपल सुनते जाइए और क्लियर होता जाएगा आपका। तो जैसे कि मान लीजिए पहला एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और टाइपिंग प्रैक्टिस में आप शुरुआत में आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे आप टाइपिंग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टाइपिंग में सुधार करते जाएंगे अपनी टाइपिंग में और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जो है टाइपिंग जो है आपकी स्लो है और एरर्स ज़्यादा है, एरर्स इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। वेरिएंसेस ज़्यादा है, इसका स्लो है, वेरिएंस ज़्यादा है, और इसमें उल्टा है। अब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है आपने, आफ्टर 60 डेज़ के बारे की बात चल रही है, आफ्टर 60 डेज़ बाद आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट हो गई है और अब आप एरर काफ़ी कम कर रहे हैं, यानी कि आपकी गलतियां जो है काफ़ी कम है, वेरिएंस कम है, यानी कि कहने का मतलब ये है वेरिएंस कम है। तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम जो हैं वेरिएबल्स, हमारा जो वेरिएबल से कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। हमने किसके बीच में लगाया ये समय और टाइपिंग स्पीड के बीच में, ये हम ग्राफ बनाएंगे, टाइम और टाइपिंग कंसिस्टेंसी या एक्यूरेसी कह सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारी टाइपिंग स्पीड, टाइमिंग जो एक्यूरेसी है टाइपिंग की वो अच्छी होती जाएगी, है ना। शुरुआत में तो हमारे जो तो इस तरीके से ये किसका एग्जांपल आपको दिखाई देगा, हेट्रोसेडेस्टिसिटी का एग्जांपल दिखाई देगा आपको, क्योंकि इस समय वेरिएंस जो है डिफरेंट है।
सेम वेरिएंस यहाँ पे नहीं नज़र आएगा। दूसरा आपको एग्ज़ाम्पल एक और मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी सरल एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि मान लीजिए कोई इनकम के बारे में है, ये इनकम के बारे में एग्ज़ाम्पल है। इनकम ग्रो हो रही है, इनकम ग्रो, और उसकी जो दूसरी इनकम जिसको हम डिस्क्रेशनरी इनकम के नाम से जानते हैं, वो और ज़्यादा हो गई। हैज़ मोर स्कोप फॉर चॉइस अबाउट द डिस्पोजिशन ऑफ देयर इनकम, हैंस सिग्मा स्क्वायर लाइक टू इंक्रीज विद इनकम। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, आपके जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ने लगेंगे। आप और चीज़ों में ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो सिग्मा स्क्वायर है वो इंक्रीज़ होने लगता है इनकम के साथ साथ, है ना। जितना ज़्यादा इनकम हमारी बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा वेरिएंस में अंतर आने लगता है। तीसरा एक एग्जांपल और है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे वेरिएबल्स में कैसे कोरिलेशन होगा। अब देखिए सबसे पहले तो एक और है कि एक डेटा कलेक्टिंग टेक्निक्स भी हमारे को इम्प्रूव, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक टेक्निक है जो थोड़ी पुरानी है, डेवलप टेक्निक नहीं है, उससे हमने कोई चीज़ निकाली, कोई भी हमने वैल्यू निकाली उस टेक्निक की मदद से, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो पुरानी टेक्निक है वो अच्छे से काम करेगी। क्योंकि पुरानी है, थोड़ी कम डेवलप है वो, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो थोड़ा सा ऐसा मिलेगा कि उसमें वेरिएंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। वेरिएंस का मतलब कि आप समझते होंगे, वेरिएंस का मतलब कि जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट जो हमारी वैल्यू है उस एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा दूर जाना, उसको हम वेरिएंस कहते हैं। हमारी एग्जैक्ट वैल्यू से जितनी ज़्यादा पास वैल्यू होगी हमारी, उतना वेरिएंस कम माना जाता है। अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ करते हैं कि उल्टा सोचते हैं कि हमारे पास अब अच्छी टेक्निक है, हमारे पास अच्छी टेक्निक होने की वजह से हमारा जो वेरिएंस है काफ़ी लो हो जाएगा, हमारा वेरिएंस काफ़ी लो हो जाएगा। टेक्निक अच्छी है हमारे पास इसलिए वेरिएंस लो हो गया, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के हमारे आंसर पास आएगा, इस वजह से हमारा वेरिएंस कम हो चुका है। अब देखिए अगला है एक फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट है जिसमें आउटलायर्स के बारे में बताया है कि हेट्रोसेडेस्टिसिटी हमें कब मिलेगी, जब हमें आउटलायर्स उसमें अगर प्रेजेंट हो तो हमें क्या मिलेगी, ये हेट्रोसेडेस्टिसिटी देखने को मिलेगी। एक तो हो गया पांचवा। अब आउटलायर्स होते क्या हैं, सॉरी ये फोर्थ पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट में हमें ये मिला कि प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स, ये हो गया चौथा पॉइंट। अब आउटलायर्स होते क्या हैं, आउटलायर्स वो होते हैं ऐसे ऑब्जर्वेशन जो कि डिफरेंट होते हैं इन रिलेशन टू द ऑब्जर्वेशन इन द सैम्पल, ऐसे ऑब्जर्वेशन जो डिफरेंट हों, हमारे जो हमने सैंपल लिए हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट हो। जैसे कि हमने मान लीजिए हम कोई सर्वे कर रहे हैं जिसमें पुअर्स लोग हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति को ले लें जिसमें, अच्छा मैंने ये क्या से कि पुअर पॉपुलेशन हमने सर्वे किया पुअर पॉपुलेशन का, और हमने मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति ले लिया जो काफ़ी ज़्यादा रिच है, तो वो रिच पर्सन जो है हमारे आउटलायर्स कहलाएंगे। आउटलायर्स ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सैंपल से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो ये हेट्रोसेडेस्टिसिटी का कारण बनते हैं। पांचवा एक और कारण है जिसमें हेट्रोसेडेस्टिसिटी होती है, जैसे कि मान लीजिए हमें
कोई वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स हमने अपनी मर्ज़ी से हटा दिए, वेरिएबल्स को हमने अपना काम आसान करने के लिए हटा दिया। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो सर्वे कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हमें हेटेरोसेडेसिटी नज़र आने लगेगी। तो अब ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जिसमें हम ओमिट कर रहे हैं वेरिएबल्स को, ओमिटिंग वेरिएबल्स। अब यहाँ अगला एक और है 6th पॉइंट, जिसमें कारण है स्क्यूनेस भी एक कारण है हेटेरोसेडेसिटी का in the distribution of one or more regressors included in the model। जब हमारे मॉडल में एक या एक से ज़्यादा रिग्रेसर्स मौजूद हों, तब इस स्थिति में हमें हेटेरोसेडेसिटी नज़र आएगी। और इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, वो एग्ज़ाम्पल से आप समझेंगे और अच्छे से, जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे कि इनकम, वेल्थ और एजुकेशन, है ना। ये 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स में ये देखेंगे आप कि इनकम और वेल्थ जो है अनकॉमन होती हैं सोसाइटीज़ में, और है ना, क्योंकि अलग अलग जगह पे हम जाएंगे तो सब जगह अलग अलग हमको इनकम वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग वेल्थ वाले लोग मिलेंगे। इस तरीके से उनमें जो स्क्यूनेस हमें दिखाई देगी, वो एक सोर्स होगा हमारे हेटेरोसेडेसिटी का। 7th पॉइंट है जो कि एक हम कह सकते हैं कि इनकरेक्ट हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इनकरेक्ट डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और दूसरा है कि इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म कर रहे हैं, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म। तो ये 2 और चीज़ें हैं जिसमें से हम हेटेरोसेडेसिटी का सोर्सेस हैं ये, जिसमें इनकरेक्ट डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और दूसरा होता है इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म। अब यहाँ पे हमने क्या किया कवर कि हेटेरोसेडेसिटी क्या होता है और उसके सोर्सेस क्या होते हैं। सोर्सेस मतलब क्या कारण होता है हेटेरोसेडेसिटी का, कि वेरिएबल्स अलग हैं हमारे, और वेरिएबल्स जो हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे वेरिएंसेस बढ़ता जा रहा है हमारा दूसरे वेरिएबल के साथ साथ, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हेटेरोसेडेसिटी नज़र आती है। अब होमोसेडेसिटी जो है आपको कम देखने को मिली है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हम ये मान लीजिए कि ऐसा वेरिएबल जिसमें अंतर करने पर वेरिएंस में कोई अंतर ना आए, तो काफ़ी कम ही एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें हम किसी वैल्यू में चेंज करने पर उसके वेरिएंस में अंतर ना दिखाई दे। तो ऐसे काफ़ी कम ही एग्जांपल मिलेंगे हमको। हेटेरोसेडेसिटी के काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़े जिसमें हमें हेटेरोसेडेसिटी नज़र आई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जिसमें OLS एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। OLS एस्टिमेशन क्या होता है, इस वीडियो को आप मेरी अगली आने वाली वीडियो में जानेंगे। OLS एस्टिमेशन क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेकिन अभी हम इस वीडियो में जानेंगे OLS एस्टिमेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसेडेसिटी। अब यहाँ पे हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, हेटेरोसेडेसिटी के प्रेजेंस में OLS एस्टिमेशन कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने कोई कंडीशन आपको बताई थी
कि इसमें जो एरर टर्म होता है वो वेरिएंसेस के इक्वल नहीं रहता, अलग अलग डिफरेंट वेरिएंसेस होते हैं। ये होती है हमारी हेटेरोसेडेस्टिसिटी, है ना, हेटेरोसेडेस्टिसिटी। अब यहाँ पे हम इसको कैसे OLS एस्टिमेशन करेंगे इसका, तो यहाँ देखते हैं। तो OLS एस्टिमेशन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको 2 वेरिएबल मॉडल आपको दिखाऊंगा। 2 वेरिएबल मॉडल, 2 वेरिएबल मॉडल सरल होता है 3 वेरिएबल मॉडल की तुलना में। 2 वेरिएबल मॉडल जल्दी हम कर सकते हैं। तो yi β1 प्लस β2 xi प्लस ui, है ना। तो ये तो हो गया हमारा 2 वेरिएबल मॉडल, इसमें हमें yi और xi 2 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई OLS मेथड, अप्लाई OLS ऑफ β2। β2 का OLS निकालेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सिग्मा xi yi अपॉन सिग्मा xi स्क्वायर, है ना। यहाँ पे β2 की वैल्यू मिली। इसके बाद n सिग्मा xi yi माइनस सिग्मा xi सिग्मा yi अपॉन सिग्मा xi स्क्वायर सिग्मा xi स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कुछ मैंने चीज़ें लिखी हैं तो ये कैसे आती हैं, इसके लिए OLS मेथड जानना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी आप इसको ज़्यादा डिटेल में न जानते हुए इसको आप याद कर लें, क्योंकि ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ याद करने लायक होती है कि इसमें β2 कैसे निकाला जाता है। ये β2 की वैल्यू है सिग्मा xi yi अपन में सिग्मा xi स्क्वायर, और इसकी जब हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें ये टर्म प्राप्त होता है ना। अब इसके बाद इसका वेरिएंस भी हमें देखने को मिलता है। वेरिएंस β2 गैप इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर सिग्मा i स्क्वायर अपॉन सिग्मा xi स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू मिली है। वेरिएंस की वैसे वैल्यू मिली है, इसको हम बाद में जानेंगे, इसको आप याद कर लें। अब यहाँ हम बात करेंगे होमोसेडेस्टिसिटी। जब होमोसेडेस्टिसिटी हो तब हमारा क्या वेरिएंस होगा। सेडेस्टिसिटी इस कंडीशन में सिग्मा i स्क्वायर हमारा सिग्मा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वेरिएंसेस इक्वल हो जाते हैं। तब हमारा सिग्मा i स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, तो वेरिएंस β2 कैप सिग्मा स्क्वायर तो सिग्मा xi स्क्वायर। तो इतना सा है कि बस इसमें से ये हमारा वेरिएंस हो जाएगा β2 का, है ना। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसको आप याद कर लीजिए, ये आपको काफ़ी मदद करेंगे OLS मेथड निकालने में। और साथ ही साथ अब हम इसके आगे एक दूसरी मेथड है जिसका नाम है GLS मेथड, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसको हम जानेंगे कि ये क्या मेथड है और OLS से क्यों बेहतर है ना। तो GLS जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, OLS मेथड क्यों ख़राब है इसका भी कारण हम देख लेते हैं
कि वाई इज़ द यूजुअल OLS एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2 इज़ नॉट बेस्ट ऑल्दो इट इज़ स्टिल अनबायस्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि OLS एस्टिमेटर अच्छे नहीं होते हैं बल्कि ये अनबायस्ड होते हैं फिर भी। तो इसके लिए देखिए हम आपको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इसमें होता क्या है, जैसे कि इसमें किसी चीज़ को वेट नहीं दिया जाता। वेट होता है, वेट मतलब इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जैसे कि मान लीजिए कोई वेरिएबल है, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी सर्वे में, तो उसको इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है OLS मेथड में। लेकिन GLS मेथड में ऐसा नहीं है। जिस वेरिएबल की जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है उस वेरिएबल को उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी और उसको उतना ही ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो ये वेटेज दिया कैसे जाता है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। So it assigns equal probability of importance to each observation, but a method of estimation is known as the generalized least square takes such information into account explicitly and is therefore capable of producing estimators that are blue, that means best linear unbiased estimator. To see how this is accomplished, let us continue with the non-familiar two variables model. तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बोली कि ये जो है इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल वेट्स और इम्पॉर्टेंस हर एक ऑब्जर्वेशन को देता है, और इस मेथड को हम जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। और हम इसे एक मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे जिसमें टू वेरिएबल मॉडल यानी कि YI β1 प्लस β2 XI प्लस UI। ओके, अब हम अपने काम को आसान करने के लिए यहाँ पर YI इज़ इक्वल टू β1 X0I प्लस β2 XI प्लस UI। X0I इज़ इक्वल टू 1, यहाँ वैल्यू है X0I की, बिकॉज यहाँ पे 1 रखेंगे वापस ही आ जाएगा वो इक्वेशन में, है ना। अब यहाँ पर हम इसका डिवाइड कराएंगे सिग्मा आई से। बोथ साइड हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे और अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने बोथ साइड सिग्मा आई से यहाँ पे डिवाइड कराया है। अब इस पूरे टर्म को हम लिखेंगे YI स्टार β1 X0 I स्टार प्लस β2 XI स्टार प्लस UI स्टार। ये आ गया आपको, ये इक्वेशन आ गई किसकी, GLS एस्टिमेटर की, है ना। ये हमारा GLS एस्टिमेटर मॉडल है। तो इसमें बस अंतर क्या है कि ये जो मॉडल है वो सिग्मा आई से डिवाइडेड है, और यहाँ पे ये बताता है कि हमने क्यों इसको, आखिर ऐसा हमने क्यों किया, है ना। यही क्वेश्चन होगा आपके मन में कि अपनी मर्ज़ी से सिग्मा आई से डिवाइड करा दिया हमने, उससे फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये होगा कि जब हम वेरिएंस निकालेंगे एरर टर्म का, एरर टर्म यानी कि UI स्टार का, तो हमें क्या अंतर यहाँ पे दिखाई मिलेगा, चलिए देखते हैं। इसका हम क्या निकाल रहे हैं, एरर टर्म का वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, UI स्टार UI अपॉन सिग्मा आई होल स्क्वायर और 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर एंड UI स्क्वायर 1 अपॉन सिग्मा आई स्क्वायर
और ये जो वैल्यू है वो भी सिग्मा आई स्क्वायर। तो यहाँ पर कैंसिल आउट होके 1 आ गया, यानी कि वेरिएंस जो है हमारा एक 1 आ चुका है, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। वेरिएंस हमारा क्या आ चुका, एरर टर्म का वेरिएंस वो आ चुका 1, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म से फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो वेरिएंस होगा वो होमोसेडेस्टिक में बदल जाएगा, क्योंकि होमोसेडेस्टिक कंडीशन में हमारा वेरिएंस जो था वो कैसा था, इक्वल। तो इक्वल वेरिएंस से आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हमको होमोसेडेस्टिक कंडीशन मिलेगी और आप इक्वल वेटेज दे पाएंगे सभी ऑब्जर्वेशंस को। तो this procedure of transforming the original variable in such a way that the transformed variables satisfy the assumption of the classical model and applying OLS to them is known as method of generalized least square। तो आप इसे नोट कर ले, जो मैंने बोला कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम ओरिजिनल वेरिएबल्स को एक इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स किए गए हैं जो सेटिस्फाई करेंगे क्लासिकल मॉडल को, और उस पर हम अप्लाई करते हैं ओएलएस मेथड, जिसे हम जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से जानते हैं। हम इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीएलएस होते हैं वही ओएलएस होते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स होते हैं, और ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स हमारे स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर एजम्पशंस को फॉलो भी करता है। तो इस तरीके से जीएलएस एस्टिमेटर्स जो हैं एक ब्लू कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं, BLUE। अब ये ब्लू कंडीशंस क्या होती है, इस अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि ब्लू क्या चीज़ है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, अगर आपको पता है तो ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी एक्चुअल मैकेनिक्स हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमने वैल्यू थी वाई आई अपॉन सिग्मा आई बीटा 1 स्टार x0 आई अपॉन सिग्मा आई बीटा 2 स्टार x आई अपॉन सिग्मा आई और यू आई अपॉन सिग्मा आई। अच्छा, यहाँ हमने ये इक्वेशन अभी देखी थी। इस इक्वेशन को हमने कैसे लिखा था, वाई आई स्टार बीटा 1 स्टार और x0 आई स्टार प्लस बीटा 2 स्टार एक्स आई स्टार और यू आई स्टार। अब हमें मिनिमाइज़ करेंगे GLS टू ऑब्टेन GLS एस्टिमेटर्स। अभी हमें GLS एस्टिमेटर्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, बस अब यही निकाल रहे हैं हम। तो GLS एस्टिमेटर्स को निकालने के लिए हमें मिनिमाइज़ करना होगा सिग्मा यू आई स्क्वायर को। ये OLS मेथड जैसा ही है सेम, इसमें हमें यू आई स्क्वायर को मिनिमाइज़ करना होता है बाय स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। जो हमने अभी निकाली थी इक्वेशन कौन सी, ये, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और समेशन कर देंगे बोथ साइड और स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं। तो मिनिमाइज़ करना होता है, तो बस यही तरीका है, यू स्क्वायर को इधर ले आओ और स्क्वायर लगाओ, सबका स्क्वायर करो और उसका समेशन कर दीजिए। समेशन करने से आपका जो इक्वेशन है वो मिनिमाइज़ हो जाती है। जैसे हम लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। अगर आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी है तो भाई कमेंट करो, उसको भी समझा देंगे, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सिग्मा यू आई अपॉन सिग्मा आई इसको खोल देंगे, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा मिलेगा एक, जो अभी आप देखेंगे क्या फ़ायदा मिलेगा। सिग्मा आई x0 आई ऑन सिग्मा आई माइनस बीटा 2 एक्स आई
सिग्मा आई और स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, चलिए देखते हैं। इसके बाद हम अपना OLS मेथड लगाकर जैसे हम वैल्यू निकालते हैं बीटा 2 की, वैसे ही हम बीटा 2 स्टार की वैल्यू निकालेंगे। तो सिग्मा WI, यहाँ पे n था OLS मेथड में, n की जगह यहाँ पे W आ चुका है। आप अगर OLS मेथड से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ आपको अंतर साफ दिखाई देगा कि यहाँ जहाँ जहाँ n था वहाँ सिग्मा WI आ चुका है। यहाँ पे वाई आई लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ओके, ऐसे ही वेरिएंस बीटा 2 स्टार निकालेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सिग्मा WI अपॉन सिग्मा WI XI स्क्वायर माइनस सिग्मा WI XI स्क्वायर। अच्छा, वेरिएंस आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएंस OLS मेथड जैसा ही है, n की जगह सिग्मा WI रखा है। और यहाँ पे वेटेड व्हाट इज़ द WI को निकालने के लिए हम 1/σi² करेंगे, है ना। तो ये WI है। अब WI की वैल्यू भी तो पता होना चाहिए, तो हम इसको इसमें रख के निकाल सकते हैं। सिग्मा आई हमें पता ही रहता है क्या होता है, बस इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो बस इतनी थी GLS मेथड, किस तरीके से GLS मेथड निकालते हैं इस वीडियो में हमने जाना। अगली वीडियो में हम और पढ़ेंगे एटोसिडेसिटी के बारे में, और नई वीडियो पार्ट 1 इसको मैंने बनाया है, पार्ट 2 और देखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।